अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हाफिज़ अबरार आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये कि पाकिस्तान में जब आप टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो आपकी उम्र कितनी होती है, और नॉर्वे में जब आप टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो आपकी उम्र कितनी होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बताऊं टॉपिक को मोर इंटरेस्टिंग बनाते हुए, तो नॉर्वे में जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त नॉर्वेजियन टैक्स डिपार्टमेंट में बच्चे की पैदाइश का नोटिस चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ से। जबकि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है और जब उसने टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना होता है, यानी कि एफपीआर के पास जाना होता है, तो उसमें उसको 30 साल भी लग सकते हैं, उसको 40 साल भी लग सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी जिनका एफपीआर से पाला नहीं पड़ता, यानी कि सारी ज़िंदगी वो टैक्स दे रहे होते हैं, टूथपेस्ट पे, डिनटॉनिक पे, कुर्सियों पे, डबरोटी पे, खाने पीने की दालों पे, अशिया पे, लेकिन सारी ज़िंदगी टैक्स ऑफिस कभी भी उनको ये नहीं बताता कि आपने हमें इतना टैक्स पे किया है। और इसी तरह जब कोई अमीर आदमी अपने बच्चे को न्यू गाड़ी लेके देता है, ब्रांड न्यू आईफोन लेके देता है, उस बच्चे के पास वो आईफोन होता है और वो गाड़ी होती है, तो टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता कि ये बच्चा 15 से 20 लाख रुपए की मालियत की चीज़ों का मालिक है। तो इस तरह वो टैक्स देने से बचता है। तो आइए मुवाजना करते हैं चाइल्ड बॉर्न इन नॉर्वे वर्सेस चाइल्ड बॉर्न इन पाकिस्तान और रिलेटेड टू टैक्स। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। द हॉस्पिटल सेंड्स नोटिफिकेशन टू द बर्थ ऑफ द बर्थ टू द नॉर्वेजियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल वालों ने डायरेक्टली भेज दी कि भाई हमारे पास आज की डेट में इस मदर का बेबी पैदा हुआ है, लड़का या लड़की। दूसरे नंबर पर फिर फादर डिफ़ाइन करता है कि हाँ भाई मैं इसका फ़ादर हूँ। नॉर्वे में होता ये है कि यहाँ पे मैरिड कपल्स भी होते हैं और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी रहते हैं। तो इन दैट केस हस्बैंड है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बॉयफ्रेंड है तो वो पैटर्निटी को वो क्लेम करता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लिख लेते हैं कि इस बच्चे के बाप का नाम ये है, और माँ का नाम तो ऑलरेडी उनके पास हॉस्पिटल वालों ने भेज दिया है। तीसरे पॉइंट में नॉर्वेजियन टैक्स अथॉरिटी वाले उस बच्चे को उसका आईडी कार्ड नंबर या नेशनल आइडेंटिटी नंबर दे देते हैं। अब ये जो नंबर उसे मिलता है, ये नंबर उसके पैदाइश वाले दिन उसे मिलता है या पैदाइश के कुछ दिनों के बाद उसे मिलता है, और उसके मरने तक ये नंबर उसके साथ रहेगा, और उसके मरने के बाद भी ये नंबर कभी किसी और को नहीं दिया जाएगा। ये उसी का अपना ज़ाती नंबर है। कभी भी उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी रिट्रीव करनी होगी तो वो ये कोड डालेंगे और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस डेट को वो पैदा हुआ और किस डेट को वो बच्चा दुनिया से गया, और उसने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए, कितनी गाड़ियाँ ख़रीदी, कितनी गाड़ियाँ बेची, कितने घर उसने बदली किए, कितने घर उसने बेचे, कौन कौन सी चीज़ उसने परचेज़ की है, किस किस बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया है, सारी ज़िंदगी में उसने कितनी सैलरी ली है, कितना टैक्स पे किया है, कब कब गवर्नमेंट ने उससे सपोर्ट किया है जब उसकी जॉब में कोई इशू हुआ है या कोई और मसला हुआ है, कब कब वो मुल्क से बाहर गया है, कब वो वापस आया है, पासपोर्ट उसका कब बना है, डॉक्टर के पास वो कब कब गया है, कब कब उसने कितने कितने पैसे डॉक्टर को दिए हैं। यानी कि ईच एंड एवरी मूवमेंट जो उसने की होगी सारी ज़िंदगी, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव होती जाएगी। यानी कि डीएनए की तरह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़िंदगी में वो कर रहा है वो सारी की सारी इस कोड के पीछे सेव होती जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे का नाम सजेस्ट करते हैं, तो इसी वेबसाइट पे या इसी वेबसाइट से दोनों को एक ईमेल आती है। ऑलरेडी पेरेंट्स इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपने जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो दोनों को सेपरेटली ईमेल आती है और उस ईमेल में उनसे नाम पूछा जाता है बच्चे का। दोनों सेपरेटली, चाहे एक साथ रहते हैं, सेपरेटली अपने अपने ईमेल एड्रेस से वो उनको अपने अपने इसको लॉगिन करके उनको वो नाम बच्चे का बताते हैं, स्पेलिंग बताते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले आइडेंटिटी नंबर के साथ बच्चे का नाम अटैच कर देते हैं और पेरेंट्स को बता देते हैं। और अगर नाम में कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कि फ़ादर कुछ और रखना चाह रहा है और वाइफ कुछ और रखना चाह रही है, तो वो कंसोलिडेशन करवाते हैं कि भाई आपस में तय करो। और अगर पेरेंट्स आपस में तय नहीं करते तो फिर ये मामला कोर्ट में जाके तय होता है।
इन शॉर्ट ये कि बच्चे का जो आईडी कार्ड नंबर है वो उसको पैदाइश वाले दिन ही मिल जाता है और बच्चा नॉर्वेजियन टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उसी दिन ही रजिस्टर्ड हो जाता है जिस दिन वो पैदा होता है, या उसके समझ लें आप 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, और क्यों और कैसे चोरी करते हैं कि सारी ज़िंदगी कभी वो गए नहीं होते एफबीआर के पास, और एफबीआर को पता ही नहीं होता कि ये बंदा कब गाड़ी ख़रीद रहा है, कब बेच रहा है। ओपन लेटर पे गाड़ी ख़रीद ली जाती है, उसी के अंदर गाड़ी बेच दी जाती है। गाड़ी को ओपन रखने का रूल तो यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको गाड़ी का डीलर होना ज़रूरी है। आम बंदा गाड़ी को ओपन नहीं रख सकता, 1 से 2 महीने तक रख सकता है, लेकिन उसके बाद वो ओपन नहीं रख सकता। डीलर को परमिशन है कि वो 6 महीने भी गाड़ी को ओपन रख सकता है। तो बेसिकली इन्होंने अपने टैक्स डिपार्टमेंट को इतना मुतहरिक कर लिया है कि कहीं पे भी बंदा कुछ भी जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के बगैर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपने बैंक में ऑनलाइन लॉगिन करना है तो वो बैंक में लॉगिन तभी कर सकेगा जब वो अपना ये कोड इंटर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉर्वेजियन टैक्स डिपार्टमेंट किसी बंदे का ये कोड ब्लॉक कर देती है तो वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता, अपने पैसे नहीं निकलवा सकता, अपना बैंक कार्ड नहीं यूज़ कर सकता, अपने अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है वो नहीं देख सकता, मुल्क से बाहर नहीं आ सकता, मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। तो बेसिकली इन्होंने एक चलता फिरता डीएनए, आप कह लें कि न्यूमेरिकल डीएनए जो है वो बंदे को दे दिया हुआ है, और वो मौजूद है तो बंदा एग्जिस्ट करता है। अगर उसको गायब कर दें या मिटा दें या डिलीट कर दें अपने सिस्टम से तो वो समझ लें कि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है हमारे मुल्कों के अंदर कि एफबीआर के पास इंसान तब जाता है जब उसको अपना टैक्स नंबर चाहिए होता है कुछ कारोबार करने के लिए, या उसको सेल टैक्स नंबर चाहिए होता है कुछ सामान मंगवाने के लिए या कारोबार करने के लिए। उससे पहले कभी भी नहीं वो जाता। एक बच्चा है जो हर महीने 20,000 या 30,000 सैलरी लेता है, वो सारी ज़िंदगी इतनी सैलरी लेता रहे, उसको कभी एफबीआर का नोटिस नहीं आएगा और कभी एफबीआर उसको नहीं देखेगा। और एक बंदा है जो लाखों कमा रहा है, हो सकता है उसको भी कभी भी नोटिस ना आए। एक है जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है उसको भी कभी लेटर ना आए। लेकिन किसी भी बंदे को रैंडमली लेटर चला जाता है कि जी आपने इतना पैसा कमाया, बताएं आप कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे कोई कम कमा रहा है चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा है, एक जैसा सिस्टम होना चाहिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि जो लिमिट जो उन्होंने लगाई है उससे ऊपर कमा रहा है तो वो टैक्स पे करे। साल के आखिर में जिस बंदे ने जितने बिस्किट्स, टूथपेस्ट और घर की अशिया पे टैक्स दिया है, एफबीआर उसको बताए कि आपने हमें इतना टैक्स पे किया है, जबकि आपकी टोटल सैलरी एक साल की टैक्स जो ब्रैकेट है उससे कम बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख अगर आप कमाते हैं साल में तो 2 लाख से ऊपर कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने 1,80,000 कमाया है, उसके बावजूद भी इसने मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर अपना टैक्स पे किया है, तो उसको टैक्स वापस आना चाहिए। ऑफ कोर्स सेल टैक्स तो नहीं वापस आएगा जो उसने टूथपेस्ट और बिस्किट्स पे दिया है, लेकिन अगर उसने गवर्नमेंट को किसी चीज़ में टैक्स दिया है तो उसको वापस जाना चाहिए। तो बेसिकली हमारे यहाँ इस चीज़ को जो हमारा एफबीआर का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीधा निज़ाम है, और जो उस डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो इकनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो काम करने वाले बैठे हुए हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली पुराने सिस्टम को और घिसे पिटे सिस्टम को चलाने के कायल हैं, जबकि कभी भी वो सिस्टम जो है वो यूरोप को कम्पीट नहीं कर सकता। उस सिस्टम के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि जो बंदा पैसा छुपा रहा है या चोरी करता है वो उसको पकड़ सके। अपॉन एवरेज ईज़िली एक इंडस्ट्रियल कंपनी 1 से 1.5 करोड़ रुपया साल में छुपा सकती है, बल्कि मैं कहता हूँ 3 करोड़ रुपये तक वो ट्रांजैक्शंस को छुपा सकती है और एफबीआर को पता भी नहीं चलेगा, उसका एविडेंस भी नहीं होगा। और अगर 3 करोड़ पे एक कंपनी हाइड कर रही है, तो अगर पाकिस्तान में कम से कम 500 कंपनीज तो होंगी, तो 500 में से 250 कंपनियाँ आप लगा लें कि जो 3 करोड़ पे हाइड कर रही हैं साल का, तो ये आपका कितना पैसा बन गया? अरबों रुपया बन गया। ये अरबों रुपया वो है जो कंपनीज कमा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर वो टैक्स पे नहीं कर रही। तो एक आम आदमी जो है कि जो बेचारा बड़ी मजबूरी से अपना घर का ख़र्चा सारा कुछ चलाता है, उसके ऊपर ख़र्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को उन लोगों ने पैसा दिया नहीं जिन्होंने पैसा छुपाया है। तो बेसिकली निज़ाम को सही करने का टाइम है, निज़ाम को ठीक करने का टाइम है।
और इस निज़ाम को ठीक इसी तरीके से किया जा सकता है कि FBR का जो निज़ाम है उसको अपडेट किया जाए, यूरोप से कंपेयर किया जाए और उसमें जो फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्लियर किया जाए। तभी आप एक आम बंदे को, एक गरीब बंदे को उसके बेनिफिट्स दे सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात मुझसे डिस्कस करना चाहें तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।